ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सिख कम्युनिटी को। तो चलिए सिख को डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत पुरानी कम्युनिटी है। जब हमारा मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश होता तब भी कम्युनिटी एग्जिस्ट किया करती थी। अब ये कम्युनिटी क्या है कि जैसी जैसी ये कम्युनिटी जो है ग्रू हुई, जैसे जैसे ये कम्युनिटी ग्रू हुई, इनके पास पावर एक्यूमुलेट होती गई, तो इन्होंने क्या किया, मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने की शुरुआत करी। और जब सिख कम्युनिटी ने चैलेंज की मुगल अथॉरिटी को, तो मुगल अथॉरिटी ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने एक रिएक्शन दिया। जो रिएक्शन हमको देखने को मिलता है एक औरंगज़ेब ने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, किल कर दिया। किसको किल कर दिया? गुरु तेग बहादुर को, दिल्ली में। ठीक है। और कब कर दिया इनको किल? 1675 में। ठीक है, 1675 में एग्जीक्यूट कर दिया गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में औरंगज़ेब ने। क्यों औरंगज़ेब ने वो एग्जीक्यूट किया? क्योंकि सिख कम्युनिटी जो थी गुरु कर रही थी, और गुरु करते करते ये मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर रही थी, एज पर शेखर बंदोपाध्याय। ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय अपनी किताब पलासी टू पार्टीशन में इस चीज़ को इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ भैया, जब गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट हुए, तो उसके नेक्स्ट गुरु आए गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने बोला कि भाई हम अपनी एक मिलिट्री सेक्ट यानी मिलिट्री ग्रुप बनाएंगे, जो कि होगा खालसा। तो खालसा ग्रुप की शुरुआत हुई 1699 में। और 1699 में जो ग्रुप स्टैब्लिश हुआ, ये ग्रुप क्यों बना? क्योंकि एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था किसके बीच में? मुगल्स के बीच में वर्सेस सिख। मुगल और सिख के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए खालसा का क्रिएशन हुआ। इसको क्रिएट करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत करी, और इसका लीडर कौन बना? बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर उसका लीडर बनता है, और ये जो है मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने की शुरुआत करता है। ठीक है, दो चैलेंज जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे करता है, बट एट द एंड इसको डिफीट का सामना करना पड़ता है। और जब डिफीट करता है तो सिख अम्पायर जो है वो अपने मिसल में डिवाइड हो जाता है। मिसल में एक नया टर्म है, मिसल में। मिसल एक तरह की टेरिटरी एरिया है, यानी कि एक एक सिख का रीजन है। तो यहाँ पे छोटे छोटे रीजन है, ये रीजन। और इनके लोकल क्या होंगे? लोकल चीफ्स होंगे, लोकल सरदार्स होंगे। ठीक है। तो यानी कि सिख कम्युनिटी में क्या था, पहले एक तरह से गुरु चलते थे। हमारे जो गुरु थे, जो गुरु नानक से शुरुआत हुए थे, जो अपने सिखिज़म को स्प्रेड करते थे। उसके बाद चलते चलते हमारी खालसा हुई। खालसा के बाद जब बंदा बहादुर को हटाया गया, उसके बाद एक तरह से लोकल चीफ्स की शुरुआत हुई। अब लोकल चीफ्स का मतलब क्या है कि भाई हम एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी बोल सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी हमको देखने को मिलती है कहाँ पे? सिख अम्पायर में। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटी थी, इन सबको यूनाइट करा, इन सबको यूनाइट करा, और फिर से एक पावरफुल सिख अम्पायर का क्रिएशन करा। और किसने करा? वो करा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। तो रणजीत सिंह ने क्या किया? रणजीत सिंह ने ही इन सबको एक तरह से मिसल को, जो डिसेंट्रलाइज पॉलिटी थी, इसको इन्होंने यूनिफाई करा और सिख अम्पायर को ग्रो करा। रणजीत सिंह क्या थे? रणजीत सिंह ना यूरोपियन ट्रेंड आर्मी रखते थे। जितने भी यूरोपियन ट्रेंड आर्मी थी, ट्रेंड आर्मी, यूरोपियन आर्मी नहीं रखते थे, बट अपने सोल्जर्स को वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेन करके चलते थे। ठीक है। और ब्रिटिशर ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो करी थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसमें रंजीत सिंह को एक तरह से सोवरेन रूलर ऑफ पंजाब घोषित भी कर दिया था। रंजीत सिंह के टाइम पे जो ट्रेड है वो भी फ्लोरिश किया करता था, ट्रेड भी वहाँ पे बढ़िया हुआ करता था। तो हम एक कह सकते हैं कि भाई रंजीत सिंह ने एक तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमको लाने को मिली, फ्रॉम डिसेंट्रलाइज टू अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विथ इकोनॉमिक पावर भी। क्यों? क्योंकि ट्रेड जो है हमारा वहाँ पे फ्लोरिश कर रहा है। ठीक है। तो इतने ये इस हिसाब से हम कह सकते हैं भाई सिख अम्पायर का जो है एक्सपेंशन रंजीत सिंह ने किया। बट जैसे ही रंजीत सिंह की डेथ हुई, उसके बाद जितने भी रूलर्स आए थे, ठीक है, वो वीक थे। और उन वीक का फ़ायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने। और फिर ब्रिटिशर्स ने इनका फ़ायदा उठा के कॉलोनाइजेशन की यहाँ से शुरुआत करी। ठीक है। तो आप एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे कि पहले एक जो बहुत बड़ा रूलर आता है, पहले पावर होती है, फिर वो डिसेंट्रलाइज पावर में जाती है, डिसेंट्रलाइज्ड के बाद एक फिर पावर आती है। ठीक है। उस पावर के बाद ना वीक रूलर्स आते हैं, और वीक रूलर्स का फ़ायदा क्या उठाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है। ठीक है, ये आपने सिख में देखा। अगर आप देखो, बंगाल में पावर था, पावर से एक तरह से पावरफुल किंग था हमारा बंगाल, मुर्शिद कुली खान। बट उसके बाद जो हमारे रूलर्स थे वो धीरे धीरे क्या होने लग गए? वीक होने लग गए, बहुत इनटॉलरेंट होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। सिमिलरली हैदराबाद में देखो, हैदराबाद में पावरफुल रूलर थे, बट पावरफुल रूलर होने के बावजूद भी क्या हुआ? वीक रूलर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा। तो वीक रूलर जब आ रहे हैं ना, इन्हीं का फ़ायदा क्या उठा रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार उठा रही है।
ठीक है, इनको आपस में लड़ा रही है या इनके वॉर ऑफ सक्सेशन में इनको लड़ा रही है। ठीक है, तो आपको आई होप सिख कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ से शुरुआत हुई। खालसा कन्वर्ट, खनसर में रंजीत सिंह, यूरोपियन आर्मी में से ट्रेड फॉर यूरोपियन आर्मी से ट्रेन से, और ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी, ट्रेड फ्लोरिस्ट हुआ करता था। चलिए, अब हम एक चीज़ कॉमन जो हमारे शेखर बंदोपाध्याय हैं जो बोलते हैं कि रंजीत सिंह जो थे और मराठा, यानी कि सिख और मराठा दोनों एक तरह के वॉर स्टेट थे। ठीक है, दोनों एक तरह के वॉर स्टेट थे, रिवेलिएशन थे जो मुगल अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे थे, है ना, चैलेंज कर रहे थे। इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट पता क्या है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, वो मुगल के हिसाब से थी। ठीक है, मुगल्स के हिसाब से ही चल रही थी। ठीक है, और जो नोमेनक्लेचर था, जो नोमेनक्लेचर था ऑफिशियल्स का, वो भी किसके हिसाब से था, मुगल्स के हिसाब से ही चल रहा था। जो टैक्स कलेक्शन था, टैक्स कलेक्शन वो किसके हिसाब से था, मुगल के हिसाब से था। तो भैया ये एक तरह से कंक्लूजन में हम देखने को लिख सकते हैं कि जो रिबेलियस स्टेट था, रिबेलियस स्टेट, दो रिबल तो कर रहे थे, बट एडमिनिस्ट्रेशन में, नोमेनक्लेचर में, टैक्स कलेक्शन में मुगल अंपायर की आइडियोलॉजी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, नोमेनक्लेचर को फॉलो कौन कर रहा था, सिख और मराठा। ये शेखर बंदोपाध्याय अपनी किताब पलासी टू पार्टीशन में साफ साफ मेंशन करते हैं। आई होप आप लोगों को सिख जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम छोटे छोटे किंगडम्स हैं उसको जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक कम्युनिटी है जाट कम्युनिटी, ये एक तरह की एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी हुआ करती थी। एग्रीकल्चर थी, जैसे दिल्ली रीजन है तो दिल्ली रीजन के आसपास वाला जो रीजन है वो जाट कम्युनिटी हुआ करती थी। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट हुआ करते थे। मैंने आपको बताया था कि भाई इन पे जब जब क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंट रिवॉल्ट्स तो करते रहते थे, बट जब इन पे सप्रेशन बढ़ा, जब मुगल आर्मी हम इनको वीक दिखी, तो इनका सप्रेशन जो है वो उभर के बाहर आया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या करा, रिवोल्ट करने की शुरुआत की। और इसी जाट के जो हेड थे, यानी कि जो जाटों को सबसे ऊपर लेके गए, उनका नाम था सूरजमल। ठीक है, तो महाराजा सूरजमल थे, इन्होंने कंसोलिडेट किया किसको, जाट्स को कंसोलिडेट किया। और मुगल्स ने इनको रिकॉग्नाइज भी किया। फिर बाद में मुगल ने बोला ठीक है भाई, वी एक्सेप्ट यू एज दी सोल रूलर हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सूरजमल को इसमें। और जो सूरजमल थे, क्योंकि सूरजमल का जो अपोनेंट था वो कौन था, मुगल्स था, है ना। और जो हमारे मराठा थे उनका ओपोनेंट था, मुगल था। तो सूरजमल ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में किसका साथ दिया होगा, आपको पता ही है, उसने साथ दिया था मराठा का। ठीक है, तो मराठा का साथ देने वाले सिर्फ और सिर्फ सूरजमल, यानी कि जाट कम्युनिटी हमको देखने को मिलती है। वहाँ से अवध नहीं आया, ठीक है, बंगाल नहीं आया, ठीक है, और हम हैदराबाद में इतने बढ़िया रूलर्स थे वो नहीं आए। ठीक है, और सिख नहीं है, गुजरात से कोई नहीं है, जाट लोग यहाँ पे गए थे हमको। ठीक है, तो जाट कम्युनिटी भी क्लियर है। ठीक है, ज़्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सूरजमल का नाम याद रखना है और इन पे सप्रेशन होता था इसलिए उभर के आए, इस बात को याद रखना है। अफगान की बात कर लेते हैं, अफगान की। ठीक है, ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रीजनल किंगडम डिस्कस कर रहे हैं, अफगान। अब अफगान जो है, अफगान का माइग्रेशन शुरुआत होता है 18वीं सेंचुरी में, यानी कि जब अफगान जो हैं हमारे 18 लोग माइग्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि अफगानिस्तान में एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी। कुछ कुछ कारण थे, खैर उन कारण में हम नहीं जा रहे ना, शेखर बंदोपाध्याय ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, बट आपको जानना है कि भाई कुछ कारण रहे होंगे, कुछ इंस्टेबिलिटी आ गई जिससे ये इंडिया में आए। और जब ये इंडिया में आए तो दो तरह के इन्होंने स्टेट का फॉर्मेशन किया, एक था रोहिल खंड, ठीक है, एक था फर्रुखाबाद। ठीक है, रोहिलखंड और फर्रुखाबाद। रोहिलखंड को जो फॉर्म किया था अली मोहम्मद खान ने, रोहिलखंड को फॉर्म किया था अली मोहम्मद खान ने। फर्रुखाबाद को जो फॉर्म करने वाले थे वो अहमद खान बंगश थे, अहमद खान बंगश, BANGESH बंगश। ठीक है, अली मोहम्मद खान बंगश। तो इन्होंने रोहिलखंड को, फर्रुखाबाद को क्या किया था, एक तरह से फॉर्म किया था। अब जैसे ये रूलर्स हैं, यहाँ पे एक नया रीजन ये लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं अफगान्स का, तो इनके जितने भी नेबर्स थे ना, जितने भी नेबर्स थे, ये इनको मतलब वेलकम नहीं करते थे। तो इन लोगों को, जैसे रोहिलखंड हो गया, इनको सफ़र करना पड़ा अपने ही नेबर से, कि इनके नेबर क्या बोलते थे, यार ये बाहर से आए हैं, और वो मतलब नेबर जो थे उनको डिस्टर्ब करा करते थे। ठीक है, तो अफगान कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने वाले इनके नेबर्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। ठीक है, इनका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था, नॉर्मल लोग थे। ठीक है, बस वो लोग बाहर से आए, सेटल हो गए यहाँ पे, कुछ खास नहीं जानने के लिए हमको यहाँ पे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हमको जानने की जरूरत है, राजपूत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
ठीक है, राजपूत के बारे में जान लेते हैं। अब राजपूत जो हैं हमारे, ये लोग भी क्या करते हैं, ये हाई मनसबदार में रहा करते थे। ये हाई मनसबदार हुआ करते थे मुगल एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। और ये रूलर जो थे एक तरह से इनको जागीर, बड़ी बड़ी जागीर दे रखी थी, एक तरह से वतन जागीर इनको दे रखी थी, ठीक है। तो राजपूत रूलर्स हुआ करते थे। अब औरंगजेब की पॉलिसी आप ध्यान से समझिए क्या था, औरंगजेब ने क्या किया था। यहाँ पे लोगों को मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब शेखर बंदोपाध्याय अपनी किताब पलासी टू पार्टीशन में क्या लिखते हैं, पलासी टू पार्टीशन में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं भाई औरंगजेब को कोई दिक्कत नहीं थी राजपूत से कि ये हिंदू हैं और ये जो है मुस्लिम है, इस्लाम को फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये कि इन्होंने कभी, औरंगजेब ने कभी इनको डिस्क्रिमिनेट भी नहीं किया, ठीक है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। बात ये है कि राजपूत जो थे, राजपूत, इसमें भी कई सारे मतलब जागीर मिल रखे थे ना, एक एक रूलर इनको जागीर, इनको जागीर। तो एक राजपूत रूलर थे मेवाड़ के, मेवाड़, ठीक है। और मेवाड़ के राजा से जो थे राज सिंह, ठीक है। खैर नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राज सिंह थे कौन थे, बट ये याद रखना मेवाड़ थे। मेवाड़ जो था ना वो एक्सपेंड कर रहा था धीरे धीरे, ठीक है। मेवाड़ जो है एक्सपेंड कर रहा था, तो इनसिक्योरिटी हो गई थी, एक्सपेंशन ऑफ मेवाड़। तो औरंगजेब वॉज इनसिक्योर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मेवाड़ अंडर दी राज सिंह, और जो क्या कर था, डिस्टर्ब कर था बैलेंस ऑफ पावर को, बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि ये जो है एक्सपैंड करने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। जब मेवाड़ जो है एक्सपैंड करेगा तो औरंगजेब को क्या हो रही थी, एक तरह से इनसिक्योरिटी हो रही थी, इनसिक्योरिटी। जब औरंगजेब को इनसिक्योरिटी होगी तो ये जैसे मेवाड़ है, ये एक तरह का राजपूत रूलर है, राजपूत किंगडम है, तो ऐसे दूसरे भी होंगे। तो क्या करने लग गया, जो दूसरे राजपूत सरदार थे ना, दूसरे राजपूत किंग थे, औरंगजेब इनको ना पैट्रोनेज देने लग गया, इनको सपोर्ट देने लग गया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे, ठीक है। कोई वो ये नहीं चाह रहा कि इनकी पावर जो है बढ़ती रहे, ठीक है। तो जैसे एक ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, वो चाह रहे हैं कि ये बढ़े ना, ये और ना, ठीक है। तो इसलिए इनको जो वो क्या करने लग गए थे, पैट्रोनेज देने लग गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब एक तरह से उनके इंटरफेरेंस करने लग गए थे उनके सक्सेशन में भी, उनके सक्सेशन में भी कि अगला रूलर कौन बनेगा, जैसे मेवाड़ में अगला रूलर कौन बनेगा, ठीक है। इस पे औरंगजेब को टिप्पणियां देनी थी कि भाई ये रूलर बने जो एक्सपैंड ना करे, ठीक है। तो एक तरह से इंटरफेरेंस ऑफ औरंगजेब इन राजपूत सेक्शन हमको देखने को मिलता है, इंटरफेरेंस ऑफ औरंगजेब इन राजपूत सक्सेशन। और पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि वी डोंट सी एनी रिलीजियस एंगल हेयर, ठीक है। कोई भी रिलीजियस एंगल हमको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। कोई रिलीजियस एंगल से हमको यहाँ पे देखना नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सिख, राजपूत और हमारे जाट और अफगान इतने आई होप क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कुछ नए टॉपिक्स को देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।